लेट मी। अच्छा, जैसा कि पीएमपी तो आपने किया हुआ है, तो जो पीएमपी आपने किया हुआ है जी जी। और जिस स्टैंडर्ड के ऊपर आपने किया हुआ है, वो उस वक्त जो था वो प्रिडिक्टिव स्टैंडर्ड था। मतलब जो मतलब 7 साल पहले जो ठीक है। स्टैंडर्ड था, उसमें एजाइल का जिक्र तो था थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच जी मतलब वो ये मेंशन किया गया था कि जी एक एजाइल भी तरीका होता है, एक अडॉप्टिव भी होता है, एक इस तरह से कुछ आइटरेटिव भी होता है, इंक्रीमेंटल भी होता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस उस वक्त इसको नहीं दी गई थी। अब जो ये एडिशन ठीक है। करंट वाला है, 7वां एडिशन जो है पीएमबीओके का, ये अब तो खैर चेंज होने वाला है, अब तो 8th भी आने वाला है। लेकिन 7वें एडिशन में इन्होंने एजाइल को या एडॉप्टिव मेथड को और प्रिडिक्टिव मेथड को बराबरी दे दी है। अब वो ये कहते हैं कि आप जब प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो आप खुद ये फैसला करें प्रोजेक्ट की नीड को देखते हुए कि आया कि इसको आपने प्रिडिक्टिव तरीके से करना है, ट्रेडिशनल तरीके से जो पुराना तरीका था, या आप इसको एजाइल तरीके से करना चाहते हैं, या आप कोई दरमियाना तरीका अख्तियार करना चाहते हैं, मतलब प्रिडिक्टिव और एजाइल के दरमियान की कोई चीज जो कि आप खुद से टेलर कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पीएमबीओ के तब भी यही कहती थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट को अपनी जरूरत के मुताबिक टेलर कर सकता है। अब जो है इस बात पे एम्फेसिस और ज्यादा बढ़ गया है, इस हद तक बढ़ गया है कि आप जो मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो अप्रोच इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी आप टेलर कर सकते हैं अपनी जरूरियात के मुताबिक। हम्म, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहले हम पढ़ते थे, तो हमें लगता ये था कि बस ये एक वाहिद तरीका है कि ये ना 5 प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं, ये 9 नॉलेज एरियाज होते हैं, इनमें ये 49 प्रोसेसेस होती हैं, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। इट इज स्टिल ट्रू, बट इट इज हम्म, ओनली ट्रू इन वन मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि ट्रेडिशनल या प्रिडिक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट की जरूरियात बदल सही। जाएं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या बदल जाएगा, तो फिर हम एजाइल की तरफ जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसलिए आज के प्रोजेक्ट मैनेजर को दोनों किस्म के जो मेथड्स हैं, इनमें इनके बारे में मलका हासिल होना चाहिए, ताकि वो खुद से चूज कर सके। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। तो जी। इस कोर्स में हम जो है, मतलब प्रेडिक्टिव और एजाइल की। जी, प्रिडिक्टिव को भी साथ साथ लेके चलेंगे और एजाइल को भी साथ साथ लेके चलेंगे। हर चीज जो हम पढ़ेंगे उसमें ये बात राइट। करेंगे कि अगर प्रिडिक्टिव तरीके से किया जाए तो ये काम कैसे करना है, अगर एजाइल तरीके से किया जाए तो ये काम कैसे करना है, और अगर दरमियानी तरीका जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं उससे किया जाए तो ये काम कैसे करना है। ठीक हो गया जी। राइट। तो ये बहुत बड़ी एडिशन है, जो कि मतलब आप काफी हो सकता है कुछ जगहों के ऊपर शॉक्ड भी हों कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब ऐसी अजीब अजीब बातें आपको लगेंगी जो पहले आपने कभी शायद सुनी भी ना हो। ठीक हो गया जी। तो आपने घबराना राइट। नहीं है, आप बिल्कुल दिल खोल के मुझसे क्वेश्चन करें, बात करें, और हम उसको समझेंगे। और आप एट द एंड ऑफ द कोर्स इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अब उस माइंडसेट से बाहर निकल आएंगे, प्रोडक्टिव वाले से, और आप किसी भी तरह के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी तरह से आर्म्ड हो जाएंगे। इंशाल्लाह। खैर जी, इंशाल्लाह। फॉर्मली मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस कोर्स के ऊपर। और ये नेचुरली पीएमपी एग्जाम प्रेप कोर्स तो है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम तो नहीं देना। लेकिन ये है कि अलबत्ता आप अपना नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं, तो हम आपको 7th एडिशन के हिसाब से अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया जी। जहां तक मेरा ताल्लुक है जनाब, आप मेरे से पहले से इंट्रोड्यूस हैं, हमारी काफी डिटेल में बातचीत होती रही है। मेरा नाम सुहेल इकबाल है, और मैं फौज में भी सर्व कर चुका हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, और मैं आईटी कंप्यूटर साइंस वगैरह भी मैंने मास्टर्स किए हुए हैं, इंग्लिश में भी किया हुआ है और बहुत सी जगहों पर। और इसके अलावा
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर सबसे बढ़ के जो मेरा अब मलका है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों में मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, और इसके अलावा और जो मेरी सर्टिफिकेशन है वो तो आपको पता ही है। तो वो सब चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं साथ साथ करता रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वट एवर कम्स नेक्स्ट, वट एवर इज न्यू इन द मार्केट, जो भी कोई नई चीज़ आती है, मैं उसको समझने की और उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करता रहता हूँ। एंड आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट अगर आप भी कुछ इसी तरह का माइंडसेट अपना रखें तो। क्योंकि मेरे अच्छा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते थे कि जी हमने आपको फॉलो करना है, और आप यकीन कीजिए उस जमाने में 8 सर्टिफिकेशंस हुआ करती थी पीएमआई की। ऐसे लोग हैं कई जो मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने पीएमपी से शुरू किया, एंड दे डिड ऑल द 8 सर्टिफिकेशंस ऑन दोज टाइम्स। अभी तो बढ़ गई हैं, अब तो और ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उस जमाने में 8 होती थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मास्टर ट्रेनर्स हैं, और उन्होंने वो सारी सर्टिफिकेशन जो मैंने की हुई थी उनको मैंने सब सब कोर्सेज की ट्रेनिंग करवाई बारी बारी। पहले एक एक करके उनको सारे मैंने हम्म। क्वालिफाई करवाए। ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10वां कौन सा था, एक शायद मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, इसमें से मिसिंग है, पूरे नहीं लिखे हुए हैं। इसमें मेरा ख्याल है स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, एसपी लिखा हुआ है, आरएमपी, एसपी, एसीपी। हम्म। एनीवेज वो खैर 8 सर्टिफिकेशन हैं जो बुनियादी पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन है। एनीवे जी, तो आपने पीएमपी किया हुआ है, आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पीडीयूज अपडेट कर सकते हैं, अलबत्ता आपको 35 पीडीयूज मिलेंगे इस कोर्स के, वो आप अपने मेंबरशिप में अपडेट कर लीजिएगा। आपने चेक किया आपकी मेंबरशिप वैलिड है कि नहीं है? वैलिड नहीं है, नहीं है? लेकिन मैं कर लूंगा उसको। वो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत से फायदे तो उससे मिलेंगे ना। जब एक दो अपडेट कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करने के काबिल हो जाएंगे। तो अच्छा। ये है जनाब अली मेरे बारे में। अब हम थोड़ा सा टाइम आपको भी देते हैं, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। राइट। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, आपकी सबसे पहले अवेलेबिलिटी का बहुत शुक्रिया, और फिर इस एक्सप्लेनेशन का बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर खान मेरा नाम है। जस्ट टू एक्सप्लेन इट फर्दर के पाकिस्तान में रहीमा खान में मेरी बर्थ प्लेस हुई। हम आला तालीम के लिए लाहौर में 98 में आए। तो हमारे जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंसेज में है। 2002 में मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो तब से मैं 2001 से मैं वॉलंटियरली प्रैक्टिकल लाइन में हूँ, जहाँ पे मैंने मित्सुबिशी कॉरपोरेशन में काम किया एज अ पीएलसी प्रोग्रामर। वहाँ से फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब चला गया, एक रेफरेंस के थ्रू डेफिनेटली, बट आई वर्कड हार्ड ओवर देयर। वहाँ पे मैं पढ़ाता रहा, एचआर डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा, और डेटाबेसेस और जितने सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट मेरे हाथ से ही बना हुआ था। डेफिनेटली द विजन वाज फ्रॉम द प्रिंसिपल साइड। तो आई सर्व्ड ओवर देयर फॉर 3.5 years। फ्रॉम देयर आई जॉइंड द यूबीएल बैंक एज असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज grade 2। मैं वहाँ पर grade 1 हुआ, और आई वॉज हैंडलिंग ऑलमोस्ट 800 लाइव सर्वर्स अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें पूरा सिंध, पूरा पंजाब और कुछ पार्ट केपीके का था, जिसमें से 780 ब्रांचेस जो थी वो अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन थी। मुख्तलिफ टीम्स थी उनके अंदर। तो आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम। देयर आफ्टर आई ज्वाइंट द एमसीबी बैंक इन द कैपेसिटी ऑफ यूनिट हेड आईटी आईएस ऑडिट। तो आई सर्व्ड ओवर देयर फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। तो फ्रॉम देयर आई जस्ट गॉट एन आइडिया, मेरे अपने सीनियर्स के साथ भी, कि यार आप थोड़ा सा, अगर इफ यू वांट टू एक्सेल इन योरसेल्फ तो बैंकिंग लाइन से बाहर आएं। ऑडिट रिमेन माय पैशन बिकॉज आई कंडक्टेड ओवर देयर इन 1.5 year आई कंडक्टेड ऑलमोस्ट 25 ऑडिट्स। वही मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया था। उन 25 ऑडिट्स में none of the audit went into
any context, any contest, right? So, and I worked as an audit lead, and a team member and SMEs in multiple roles within that. So, from there on, I just left the banking industry. I was an AVP back in 2011 at MCB. So, that was very difficult decision. Thereafter, I joined the service sector. I Mhm. joined a partner side. But after MCB, I joined TechLogix as a software house, and they have deputed me in Askri ETD, uh, Islamabad में at E11. So I worked at E11 ETD center में as country manager. That was my functional title from the TechLogix country manager databases as a team lead and the database manager. I mean, it was like country manager. That was the title, and that was the shortest span I spent over there. That was around a year. From there on, I have joined another sector for the business continuity and disaster recoveries strategies, in which backups and high availabilities of the storages. I still am working into that capacity, but I started that in 2012. So from that organization, it was ABM Infotech. So from ABM Infotech, we joined as like it was working in three different categories. One was information management, information security, and the other one was some government projects. So I was being hired as a senior consultant for information management, where I have worked across Pakistan in multiple organizations. Uh, in telecommunication, I did not have a footprint in the Telenor, whereas we have extensively worked in Mobilink, Ufone at that time, Waret, and Zong as well. I have also worked in the financial sectors. State Bank was another organization where I have delivered a considerable project for the State Bank, entire State Bank business critical applications backup strategies. Thereafter, I have been working with the SECP for their backup strategy and their backup implementation, and across the regions, global regions, MENA and META regions. So I have delivered remotely some project for Central Bank of Nigeria, MTN Ghana, South African Police, somehow and other. And physically, I came for the very first time on an international trip at 2013 at Saudi Arabia, and I worked at Al Ilm and some government projects. Formally, I came as a resident in Saudi Arabia back in 2016, right? So I have been hired by one of the government departments, though we are not the direct government employees, but right now we are working in the same capacity as a senior consultant for the business continuity. So I'm currently with the same organization since last 10 years, and my functional title is senior technical consultant. And what on the technical ground we are working on the realistically the backup strategies, high availability strategies, disaster recoveries, plus certain audits. Uh, Somehow, these are multiple portfolios which we are working on right at this moment. And I will not forget all these things, that all this journey, I remained quite humbled and blessed that I have got a lot of teachers who has always guided me, and none other than the prayer of my parents. By the way, my father passed away 23 years ago, and that is the complete time span of my whole career. And of course, with my the prayer of my mother, this is a stage where we are earning our bread and butter with respect, alhamdulillah.
Regarding the project management, yes, that was and one of the biggest push was being given to me by my kind and he's my friend, come my teacher, Mr. Atif Khan. He believed at me, and I was quite uh, negating, no, it will not happen, it will not happen. He said, okay, listen to me and just follow me the way I'm saying. So I have just done this project management certification. We started in October until November. I was prepared. But in December 2020, I sat in an exam, and it was from his own home, where he was looking at me from the cameras, that my whole situation. And Alhamdulillah, I passed that exam. Uh, we have done extensively the questions. He did the same with the training. He was a trainer, but then he has been doing certain projects for UN. Anyhow, thereafter, I have never get a chance to work as a project manager in that role. Though we are considering most of our project that we are working as the project practitioners and expeditors and something like it. But formally, for the project management now, that has become my passion to learn it in the proper way, right? I tried to contact with him again, but since he was already busy in some other projects, and with you, Mr. Sohail Saab, I am being very delighted. I followed this profile, and I'm interacting with you realistically at this moment. That's your generosity, that you have given me all the attentions. Even you have bucked me up that okay, let's go with that. And on the LinkedIn, I looked into, and that was really really remarkable and inspiring. May Allah bless you with the health and that knowledge which you have secured over the period of time, and you have generated a lot of resources. I took a lot of time to explain all my profile. I feel like in this way it could be very summarized, it could be very briefed, but I went a little bit of detail so that you will probably be knowing it better. So that's how it is. Alhamdulillah, uh, that's my profile. वंडरफुल, वंडरफुल। आप बहुत जबरदस्त, आपका ये एनरिच किस्म का प्रोफाइल है और बहुत जबरदस्त है। और जो आप ऐसी चीजें हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी हमें प्रोजेक्ट शायद बहुत ज्यादा नहीं करता रहा, तो हम ये भी देखेंगे कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो क्या उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Right. खैर वो नेचुरली बहुत सी चीजें तो आपको पहले से भी पता होंगी, आपने पहले पीएमपी जब किया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जी। जो उस वक्त भी क्लियर हुए होंगे, लेकिन हम उनको रिफ्रेश भी करेंगे और रिन्यू भी करेंगे कि कौन सी राइट। चीज किस तरह से है। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम समझ कुछ रहे होते हैं, लेकिन इन डेप्थ उनका मतलब कुछ और निकलता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो जिस चीज का सही मतलब है वो हम उसको ग्रैस्प करें और उसको अपनी नेचर में बिल्ट इन कर लें, ताकि आइंदा के लिए हमारे अंदर से वो शक निकल जाए। जब आप एग्जाम की खाली तैयारी करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है कि आप एग्जाम के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन शायद कंसेप्चुअली सारी चीजें मुकम्मल तौर पे ना समझ आई हों। बट एनीवेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम इंटरेक्ट करेंगे और ये सब चीजें चलेंगी। ये वो डिटेल्स हैं जो कि पीएमपी के एग्जाम देने के लिए या क्राइटेरिया वगैरह है। इससे मेरा ख्याल है आप तो अब इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू एंड रिफ्रेश योर नॉलेज, जो लोग पीएमपी के लिए आते हैं वो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक वो जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की हुई हो, 16 साल की उनकी तालीम हो, और एक वो जो जिनकी ना हो, जो डिप्लोमा होल्डर हों या उन्होंने बैचलर पुराने जमाने वाला किया हुआ है, 4 साल 2 साल वाला, तो वो फिर उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ऊपर वाली में, ऊपर वाली कैटेगरी में 4 साल की डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री कम से कम 4 साल की होनी चाहिए।
हाँ, अलबत्ता अगर आप उसके बाद आपने मजीद तालीम हासिल की है, मास्टर्स वगैरह किया है, तो वो भी फिर आपका क्राइटेरिया पूरा कर देता है। 36 महीने मतलब 3 साल की प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 35 घंटे की ट्रेनिंग है, जो कि हम इंशाल्लाह आपके साथ तो इससे भी ज्यादा टाइम लगाएंगे। तकरीबन अच्छा। 40+ आवर्स मैं आपके साथ लगाऊंगा, और अच्छा। ज्यादातर हमारी डिस्कशन होगी, गपशप होगी, और हम दिल खोल के बहस करेंगे हर चीज के ऊपर। और बिल्कुल देर इज, और तो कोई है भी नहीं कि हम कोई हमें इंटरफियर कर सके। तो हम अपनी डिस्कशन को जितनी डेप्थ में ले जाना चाहें, जितनी तफसील में आप जानना चाहें, उतना हम जाएंगे। खैर एनीवे, जो और लोग भी हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं पीएमपी के लिए, उनको आप ये बातें बता सकते हैं। जो लोग हैं जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं है या तालीम कम है, डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं, एसोसिएट डिग्री होल्डर भी हो सकते हैं, उनके लिए 3 नहीं बल्कि 5 साल का एक्सपीरियंस शो करना होता है। 60 महीने प्रोजेक्ट्स के ऊपर नॉन ओवरलैपिंग शो करने होते हैं। और ये 35 घंटे की जो ट्रेनिंग है, इसकी रिक्वायरमेंट, ये इट रिमेन्स द सेम। अच्छा, मजे की बात है कि आपके लिए ये है कि आपको ये जो 35 घंटे हैं ये पीडीयू की सूरत में मिल जाएंगे। तो आपका अभी रिन्यूअल हुआ हुआ है पीएमपी का कि नहीं हुआ हुआ? जी, मेरा रिन्यूअल 26 में है दोबारा। अच्छा, तो क्योंकि कितने? 2020 में किया था, 23 में दोबारा हुआ। 3 इयर्स का होता है, फिर आफ्टर 26 में दोबारा होगा। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका रिन्यूअल हुआ हुआ है, जो अभी इस वक्त आपने स्टेटस देखा अपना पीएमपी का, तो आपके कोई पीडीयूज सबमिट हुए में 60? नहीं, मैंने पीडीओ सबमिट नहीं किए, बट मैंने एक आरएमपी की ट्रेनिंग ली। अच्छा। वो जस्ट टू गेट दीज पीडीओज। ओके। राइट, एक ट्रेनिंग है। उसके ओके। पीडीओज मैंने रिडीम नहीं किए हुए, बट देर इज अ सर्टिफिकेट, वो मैंने अपडेट नहीं किया हुआ उसे। वो भी आप रिडीम कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, आपके 60 मेरा ख्याल पूरे हो ही जाएंगे। जी। 36 ये, बल्कि इसमें से आपको 40 दे देंगे। क्योंकि ये हमारा हम वैसे ही 40 आवर्स के लिए ट्रेनिंग करें, तो 40 आवर्स में आपको इसके दे दूंगा, और उसके भी कोई 20-25 तो बनते ही होंगे। तो जी। आपकी जो पीएमपी की रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट है वो तो हो गई पूरी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा क्विज है आपके लिए कि पीजीएमपी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें 35 घंटे की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, या सीएपीएम की सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। क्या ये सच है? यस। ये इन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है आपके बाद, और वो ये की है कि जो लोग पहले से सीएपीएम की सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, सीएपीएम की जरा जूनियर लेवल की सर्टिफिकेशन होती है। एक बंदा जिसका कोई 1-1.5 साल का ही एक्सपीरियंस हो, या इवन ना भी हो, तो वो भी, एक फ्रेश स्टूडेंट भी सीएपीएम का एग्जाम दे सकता है। ठीक है जी। अगर आपने राइट। सीएपीएम किया हो, तो आपको 35 घंटे की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं रहती। राइट, देन नो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यस हो गया ना। वन ऑफ द पीएमपी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज 35 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, और सीएपीएम सर्टिफिकेशन। दोनों में से कोई एक चीज हो तो वो ठीक हो जाता है काम आपका। करेक्ट। तो एनीवेज जनाब, ये आपको अप्लाई तो नहीं करता, लेकिन आपको ये पता है, और आप अगर कल कल कहीं पढ़ा रहे होंगे तो आप लोगों को ये बात क्लियर कर सकेंगे। अच्छा। अच्छा जी, दूसरी बात है, anybody applying for PMP certification can have experience of 36 months leading projects that could be overlapping। गौर से पढ़िएगा स्टेटमेंट, that could be overlapping। Is it true or false? इट 36 आई घंटे फील इट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? बिकॉज वी रिक्वायर्ड 3 इयर्स, मिनिमम थ्री वो इयर्स ऑफ 3 ईयर तो बन गए ना, 36 महीने 3 साल तो बनते हैं। भारतीय जो भारतीय 36, हाँ एग्जैक्टली। देन ओवरलैपिंग कुड बी ओवरलैपिंग, दैट इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नो, ओवरलैपिंग गलत हो गया ना। अच्छा जी। ओवरलैपिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, अलग अलग एक्सपीरियंस शो करना होता है। आप ये नहीं कह सकते मैं 2 प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहा था। तो अगर 2 प्रोजेक्ट आप इकट्ठे कर रहे थे, तो उनमें से एक ही एक वक्त में काउंट होगा। राइट। तो ओवरलैपिंग वाली स्टेटमेंट गलत है, जिसकी वजह से दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। राइट। ओके। अच्छा, ये एक छोटा सा वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आजकल की प्रोजेक्ट इकोनॉमी है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, उसके लिए ये वीडियो है, पीएमआई की बनाई हुई है। इसको जरा
देखिएगा एक नज़र, तो फिर मैं इसके ऊपर आपके साथ बात करता हूँ। As we adapt to new ways of working and prepare for future disruption, organisations will see a growing need for skilled project managers. The PMI 2022 Jobs Report showcases emerging sectors and trending industries where project leaders can find opportunities to drive growth and innovation in every region of the globe. Countries in the Asia-Pacific region expect their economies to grow in 2022. Meanwhile, talent is in high demand in many countries and industries. While China's economy has experienced a slight slowdown, a number of factors should contribute to increased project activity, including consumer spending increases and China's energy transition plan. Supply chain disruption and rising energy prices, along with rapid digitalization, are driving an increased demand for project professionals in Europe, especially in IT. The current conflict in the region will have long-term humanitarian and economic consequences that will require response. There has been a spike in demand throughout Latin America for project managers, particularly in the technology and manufacturing sectors. Rebounding oil pricing, government investment in high-profile mega-projects, and international events like Expo 2020 Dubai and the 2022 FIFA World Cup promise to reinvigorate the region's economy and need for project managers. The Great Resignation and supply chain problems have put job seekers in high demand in the US and Canada as companies look toward automation and digitization to protect against future disruption. Despite the pandemic, the global demand for products manufactured in South Asia has continued to increase over the past 2 years. As a result, companies are willing to invest more in project managers with strong innovation and leadership skills. Nearly a third of global aid, roughly $32 billion, is spent in Africa, and that's fueling new development jobs across the region, up to 45% of which will need project talent. The demand for project talent is high around the world. Are you ready to take your career to the next level? अब ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फिगर्स हैं। ऑल्दो ये जो इन्होंने छोटी सी क्लिप बनाया है, ये थोड़ा पुराना हो गया है, तकरीबन 2022-23 में ये बना है, लेकिन सिर्फ चंद सालों में 22 से 25 के दरमियान आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी तेजी के साथ चेंजेस आ रही हैं मार्केट में कि ये जो कॉन्सेप्ट्स इसने यहाँ डिस्कस किए हैं उनसे हम कई लीप्स एंड बाउंड्स में आगे निकल गए हैं। आजकल जनरेटिव एआई की बात हो रही है और बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, फिर हम एजाइल को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं। तो मेरा मतलब है कि हमें समझ भी नहीं आती जितनी तेजी के साथ एडवांसमेंट हो जाती है। और अगर आप एक अच्छे कटिंग एज पे रहना चाहते हैं तो पीएमआई को फॉलो करें, उसकी सारी सर्टिफिकेशंस को देखा करें। अगर नहीं भी करनी, सर्टिफिकेशन ना करें, लेकिन कम से कम उसके जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन फ्री पड़े हुए हैं वो करते रहें, तो आपका नॉलेज ऐसा जबरदस्त अपडेट होगा कि आप चूंकि अब हैं भी आईटी के फील्ड से, तो लाजमी बात है कि वो चीज जो है आपकी बिल्कुल ब्रश अप रहेगी। आज की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो सब कुछ मिक्स हो गया है। आईटी जो है वो हर फॉर्म के अंदर, हर तरह के प्रोजेक्ट के अंदर आईटी अंदर तक घुस चुकी है, एजाइल अंदर तक घुस चुकी है। मतलब यह है कि अब आप जो है वो आपको ज्यादा मजा आएगा चीजों को प्रैक्टिस करने में और एक्सरसाइज करने में। तो मतलब ये है कि बस आपने थोड़ा जागते रहना है। जो भी कोई नई डेवलपमेंट आ रही है, क्यूरियस नेचर होना बहुत जरूरी है। भले फिर वही कहूंगा, भले कोई सर्टिफिकेशन करें या ना करें, मगर इल्म को बढ़ाते रहना आपने अपना फर्ज समझ के करना है। दैट इज समथिंग यू विल ऑलवेज कीप डूइंग। चलो। अच्छा जी, खैर अगर आप इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बेशक कोई बात करना चाहते हैं कर लें, मैं फिर आगे चलने से पहले। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पहली तो चीज़ ये कि जो भी रैपिड चेंजेस आ रही हैं मार्केट में, दैट इज, जैसा आपने बोला कि पीएमआई उसको अपडेट कर रहा है और उसके साथ आप अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द की बिल्कुल, थिंग्स। मुसलसल मुसलसल।
जी ये ये एक ऐसी चीज है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, कि अच्छा यार ये टेक्नोलॉजी में ये आ रहा है, फलानी चीज आ रही है, और अपने हाँ जी, सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हों। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ की कई ऐसी चीजें हमें, जब जब से मैंने पीएमपी किया उसके बाद जान से दो, कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में काम नहीं किया। लेकिन ये बात जरूर थी कि आपका जो एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट करने के बाद, जो टेक्निकल सर्टिफिकेट से हटके, दैट वाज द ओनली सर्टिफिकेट, मतलब ऑडिट की सर्टिफिकेशंस अगेन वो आपकी टेक्निकलिटी की आती हैं। ये हम्म। करने के बाद ना एक आप में एक प्राइड, प्राइड नॉट इन टर्म्स ऑफ एरोगेंस प्राइड, बट प्राइड इन अ वे कि हाँ यार, आई हैव गेन्ड समथिंग, मैंने कुछ कॉन्फिडेंस, अचीव किया है। कॉन्फिडेंस कह लें दैट, आप। ये कॉन्फिडेंस आप कह दीजिए। जान और व्हाइल यू आर यूजिंग दोज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, हमने कभी कभी जब हमारे पास जितने भी वेंडर साइड से बीओक्यूज आने शुरू हुए, आरएफपीज हम लोगों ने देखी, इधर उधर की चीजें देखी, तो जी वो जी। एक इट वाज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो अभी भी जब मैं जहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, मेरे पास यही था कि हाँ यार, इन चीजों को कर तो लिया, इसको अब सीखने का मकसद जो है ना, वो ये जी जी जी। कर लिया जाए। ये ये वाली बात है डेफिनेटली। सर ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी मेरे पास एक साहब आए, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से हैं, और वो कतर में काफी अरसा, पूरी जिंदगी इन्होंने वहां पे नौकरी की है, और ऑयल एंड गैस में बहुत जबरदस्त काम किया। तो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी आप क्या क्या करते रहे हैं, मैंने कहा क्या, कहते आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा जी आप इतने अरसे से ये इतने बड़े किस्म की चीजें कर रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई नहीं है पता। नहीं जी हमने तो कभी प्रोजेक्ट ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं आपने किया तो जरूर है, लेकिन आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। फिर मैंने जब उन्हें इंट्रोड्यूस कराया कि भाई आपने ऐसे ऐसे किया होगा, ये किया होगा, तो उन्होंने कहा हाँ ये ऐसे काम तो हम करते रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब है आप इन पोजीशन में तो नहीं रहे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन दरअसल आप अपनी सारी जिंदगी प्रोजेक्ट्स ही करते रहे हैं। उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ा कि उन्होंने मेरे से कोर्स किया, और अभी वो आजकल जॉबलेस थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं बैठ के कोर्स कर लेता हूँ। उन्होंने ये कोर्स किया, और कोर्स के दौरान ही उनका इंटरव्यू आया लीबिया से, और हम्म। उन्होंने वो सारी चीजें जो मैंने उन्हें पढ़ाई थी उनको अपने इंटरव्यू में डाल दिया। प्रोजेक्ट की टर्मिनोलॉजी, स्केजुलिंग, ये वो सब कुछ उन्होंने वहां पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, एंड आई थिंक उनका बहुत जबरदस्त इंटरव्यू हुआ, और इंशाल्लाह वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे बहुत अच्छी पोजीशन के लिए। लिबिया की इसके ऑयल एंड गैस में किसी बहुत अच्छी पोजीशन के लिए वो जा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आपको किसी चीज के बारे में पता चल जाता है। राइट। सर्टिफिकेशन तो एक बहाना है ना जी, लेकिन सर्टिफिकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इल्म है। व्हेन विजडम आती है, जब आपको बात की समझ आ जाती है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा यार ये तो बात मैं करता रहा हूँ, ये तो मैंने की है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इन पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर तो नहीं रहा, लेकिन आप सारी जिंदगी प्रोजेक्ट मैनेज करते रहे हैं, इस बात की आपको रियलाइजेशन होगी। और अगर आज मैं आपसे कहूं कि जरा आप बताएं ना आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप बड़े आराम से उन्हें एनुमरेट भी करके बता सकते हैं कि अच्छा ऐसा था और वैसा था। खैर उसके ऊपर मैं बात बाद में करूंगा। अभी हम आते हैं जी ये अगली स्लाइड के ऊपर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गालिबन जब आपने पीएमपी किया था, उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। इसको कहते हैं टैलेंट ट्रायंगल। ठीक है जी। कहते हैं जी कि पहले तो हम जी एक ही बात थी ना कि जी बस वो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, और वो हिसाब किताब और उसके स्किल्स के ऊपर बात होती थी। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपने पीएमपी करनी है या पीएमपी को अपकीप करना है, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको 3 एरियाज में इल्म होना बहुत जरूरी है। अब ये चीजें हम पहले भी थोड़ी बहुत तो इधर उधर से पढ़ते ही थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा उनको अलग डब्बों में बंद कर दिया है। एक चीज को वो कहते हैं पावर स्किल्स। पावर स्किल्स वो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं या लीडरशिप स्किल्स हैं, जो कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। निगोशिएशंस आ जाती हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, एम्पैथी आ जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, और बहुत सी चीजें, कम्युनिकेशन है। ये सब आपके पावर स्किल्स हैं। ये एक हथियार हैं
एक प्रोजेक्ट मैनेजर के, जिससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है जी। अब ये चीजें तो आप अपने तौर पे ग्रो करते रहें अलग से। बेशक आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं, आप अपने पावर स्किल्स तो बढ़ा ही रहे हैं, लीडरशिप अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, बाकी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं। तो पावर स्किल्स में से आजकल का जो एग्जाम है, उसमें से 42% क्वेश्चन आर रिलेटेड टू पावर स्किल्स। ये लीडरशिप और इन सब चीजों के हवाले से आपको 42% क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम्म। पीएमपी के एग्जाम में। अच्छा, फिर जो कहा कि जी वो हाउ टू डू द प्रोजेक्ट, जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसको आजकल कहते हैं वेज ऑफ वर्किंग। इसका नाम इन्होंने पहले रखा था टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब उसको कहते हैं वेज ऑफ वर्किंग। ये प्रोजेक्ट सिर्फ किसी एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। देर कुड बी मेनी मेथड्स, मेथडोलॉजीज और अप्रोचेज। आप प्रोडक्टिव तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से, या आप एडाप्टिव तरीके से भी कर सकते हैं, एजाइल तरीके से, इंक्रीमेंटली, या जिसे आइटरेटिव कहते हैं। तो और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन लीन भी है एक मेथड, सिक्स सिग्मा भी है एक मेथड। तो किस मेथड से करना है आपने प्रोजेक्ट, ये फैसला आपके ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ वो आपने पीएमबीओके के नॉलेज एरियाज को और प्रोसेस ग्रुप्स को रटा नहीं लगाना, बल्कि आपने पहले तो ये फैसला करना है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट मेरे पास है, इसको किस तरह से किया जाए। तो वेज ऑफ वर्किंग आपको पता होने चाहिए। तो अब सारे ही वेज ऑफ वर्किंग को एड्रेस करते हैं सेपरेटली। और वेज ऑफ वर्किंग के हवाले से जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आजकल के एग्जाम में 50% सवाल इस एरिया से आते हैं। तीसरा एरिया जो है राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इतनी ज्यादा एम्फेसिस उस जमाने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस चीज पे नहीं होती थी। वो होती थी बिजनेस एक्यूमेन। ये अब बाकायदा एक अलग एरिया बना दिया गया है। आपको इसमें भी तजर्बा हासिल करना है। मतलब बियॉन्ड नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्यों करती है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के किस बड़े मकसद को अचीव करने के लिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल होगा। एक पूरे बिजनेस एक्यूमेन के साथ आप पूरी एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को हुक इन करते हैं, लिंक करते हैं, और ये रिलेशनशिप आप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट मेंटेन करते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बदलती है, आप फौरी तौर पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रिव्यू करते हैं कि भाई मेरे प्रोजेक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होस्टाइल टेक ओवर हो जाता है, तो उसकी तो स्ट्रेटजी बदल जाती है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है, उसका विजन बदल जाता है। तो भाई ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, क्या ये अब भी वैलिड है कि नहीं है। हो सकता है कि नई फिलॉसफी या नई स्ट्रेटजी के मुताबिक अब इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही ना रही हो। तो ये बिजनेस एक्विमिन का होना ना सिर्फ इस वजह से जरूरी है, बल्कि आपने अपनी जो अवाम है, अपने जो लोग हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनको भी ट्यून्ड अप रखना है इस बिजनेस की अलाइनमेंट के साथ। मतलब मकसद ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज बदलती है, तो हमारी ओरिएंटेशन भी बदलनी चाहिए। तो इसको बिजनेस कहते हैं एक्यूमेन, जी। एक्यूमेन इज कि आपको आपको यू विल बी नोइंग योर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जी उसको बिल्कुल, हम बहुत बिजनेस एक्यूमेन थे। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको अपने बिजनेस को समझना होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मुझे क्या पता है, मुझे क्या कंसर्न है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ, जो होता है होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिजनेस एक्यूमेन रखना होगा, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा, और अपने फैसले उसके मुताबिक बदलने होंगे। ठीक है जी। तो ये जो है एरिया, इसमें से आजकल 8% क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मगर मैं ये कहूंगा, भले वो 8% हैं या जितने भी हैं, मेरी नजर में ये तीनों एरियाज जो हैं, ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, और तीनों चीजों का इल्म होना जरूरी है आजकल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। बिजनेस एक्यूमेन मेरे हिसाब से बहुत अहमियत रखता है। भाई अगर आपका बिजनेस एक्यूमेन ही नहीं है, आप बिजनेस की इन्वायरमेंट को नहीं समझते, तो आप क्या एक्सरसाइज करेंगे पावर स्किल्स, और क्या मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
कि जब आप आपका बेस मजबूत नहीं है, देखिए ना, आपका जो नीचे वाला वर्टेक्स है, जो जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी है, वो बिजनेस एक्यूमेन है। इसको निकाल दें तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं टेलन ट्रायंगल। और मेरा ख्याल है पिछले एडिशन से, ये जो अब आपका इसका 6th एडिशन आया था, उससे इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब ये बहुत रिलीजियसली फॉलो होती है। अच्छा, मजे की बात है कि इट इज नॉट ओनली फॉर पीएमपी। कोई भी सर्टिफिकेशन पीएमआई की कर लें आप जब उसको अपडेट करने जाते हैं, वो कहते हैं कि जी आप जो पीडीयू लेके आए हैं, साबित करें कि वो इन 3 एरियाज में है कि नहीं है। आपको बैलेंस्ड अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होता है, वेज ऑफ वर्किंग भी सीखने होते हैं, पावर स्किल्स भी मजीद सीखने होते हैं, बिजनेस एक्यूमेन भी बढ़ाना होता है। तब आपका पीएमपी अपडेट होगा, या कोई भी सर्टिफिकेशन जो है वो अपडेट होगी या रिन्यू होगी। ठीक है जी। इस हवाले से, ये खैर अभी तो आपको पीडीयूज यहां से मिल जाएंगे, लेकिन आइंदा के लिए मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त गाइडलाइन दूं कि पीएमआई के ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं, जो कि पीएमआई की वेबसाइट पर भी हैं, मेंबरशिप के लिए बहुत से कोर्सेज फ्री भी हैं, जैसे जनरेटिव एआई का मैंने आपको बताया। वो जी जब जी। आप कोर्स करते हैं तो आपको पीडीयू मिलते हैं, और वो पीडीयू मुफ्त में मिलते हैं आपको, और इन तीनों एरियाज में मिलते हैं। वो बताता है, हर कोर्स के साथ लिखा होता है कि इसमें जनाब अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो बिजनेस एक्यूमेन के इतने पॉइंट मिलेंगे, पावर स्किल्स के इतने पॉइंट मिलेंगे, और वेज ऑफ वर्किंग के इतने पॉइंट मिलेंगे। वो जो ही आप कोर्स करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाता है कि ये आपने कर लिया है, और इतने पीडीयू आपको अवार्ड हो जाते हैं, बगैर क्लेम किए, बगैर क्लेम किए। मुझे अभी मतलब इसको मैं मैप ऐसा करता हूँ कि हम लोगों ने वी यूज्ड अ वर्ड पीपीटी और पीपी, नॉट पीपीआई, समथिंग डिफरेंट। पीपीटी का हमने नाम लिया था पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जी जी। इस तरह से करके लेके गए थे। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ये पीपल जो है, ये पावर स्किल वाली चीज को कह रहे हैं, और जी जी प्रोसेस हम कह रहे हैं वे ऑफ वर्किंग को, और जी। बल्कि टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं वे ऑफ वर्किंग को, और प्रोसेस कह रहे हैं हम बिजनेस एक्यूमेन को। ओके। ये वही चीज है। अच्छा हाँ, एक और चीज, पीएमआई ने पिछले चंद सालों में बड़ी जबरदस्त एक काम किया है। वो क्या करते हैं, मार्केट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, कोई जो भी कोई एक नई कंपनी खड़ी होती है, जो कोई नया कॉन्सेप्ट लाती है, और वो उनको नजर आ रहा होता है कि यार ये तो उठ जाएगा, वो क्या करते हैं, वो जाके उस कंपनी को खरीद लेते हैं। खरीद के उस कंपनी को ओन कर लेते हैं, और उसका जो कोई भी सीईओ है, उसको उस डिपार्टमेंट का सीईओ बना देते हैं। एक वेबसाइट हुआ करती थी एक पुराने जमाने में, उसका नाम हुआ करता था GantHead.com। अब नहीं है। अब मुझे याद है कि मैं जब उस जमाने में 20-25 साल पहले, मैंने उसकी मेंबरशिप ली थी पैसे देकर, और उसके अंदर ऐसी आला किस्म की चीजें होती थी, टेम्पलेट्स पड़ी होती थी, और डिस्कशंस होती थी, और बहुत ज्यादा कुछ होता था उसके अंदर। मतलब उसमें प्रोजेक्ट्स होते थे पड़े हुए, और टेम्पलेटें, और सब कुछ, एनीथिंग यू वांट, वो होता था। और मुझे इससे बड़ा फायदा हुआ था, पढ़ाने में भी बड़ा फायदा होता था। पीएमआई ने क्या किया कि एक दिन पता चला कि गैंट हेड को पीएमआई ने खरीद लिया है। उसका जो था सीईओ, डेव गैरेट उसका नाम है, मैं उसे जानता था। तो मैं पीएमआई के कॉन्फ्रेंस में किया, तो वो वहां फिर रहा था। मैंने कहा यार तुम्हारी कंपनी खरीद ली? कहता है यस, बट आई एम नाउ पार्ट ऑफ पीएमआई। आई एम द सीईओ ऑफ projectmanagement.com। अब नई वेबसाइट उन्होंने बना दी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक लफ्ज बगैर गैप के, .com। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इफ यू आर अ करंट पीएमआई मेंबर, यू कैन यू कैन फ्रीली यूज दैट। आप ऑटोमेटिकली इसके जो है वो एंटरप्राइज मेंबर बन जाते हैं खुद ब खुद। और वही लॉगिन जो आपका पीएमआई वाला है, वही इस्तेमाल करके आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। और यहाँ पे तो खजाना पड़ा हुआ है, खजाना पड़ा हुआ है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ऑन डिमांड में तकरीबन कई हजार सेशंस पड़े हुए हैं, कई हजार, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हर टॉपिक पे आपको इतने लेक्चर्स मिलते हैं, इतने लेक्चर्स मिलते हैं। एक एक घंटे का लेक्चर होता है, और एक पीडीयू मिलता है। आप मुझे ये बताएं
अगर आपके पीडीयू कम पढ़ रहे हैं तो आप वो लेक्चर फ्री जाके सुन सकते हैं। 1,000 से ज्यादा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उनमें से 60 लेक्चर सुन लें तो आपके पीडीयूज पूरे हो जाते हैं पूरे। हम्म। तो दिस इज फ्रीली अवेलेबल। मेंबरशिप को रिन्यू रखिएगा, मेंबरशिप को ना जाने दीजिएगा। इसी तरह ये जो एआई का सिस्टम बनाया है पीएमआई ने, ये एक कंपनी है जिसका नाम था कोग्नाइटिव, ऐसे कुछ नाम था, कोग्नाइटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग। उन्होंने उस कंपनी को रिसेंटली खरीद लिया। ये जो जितनी भी जनरेटिव एआई से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस आ रही हैं, ये सब हम्म। की सब जो है ये उस कंपनी से चल रही है। वो ये अब पीएमआई है वो, हम्म। उसका जो सीईओ था वो अब इसका सीईओ है। ये जो हम्म। सीपीएमएआई की मैंने सर्टिफिकेशन आपको बताई है, या हम्म। इसकी जितनी भी सर्टिफिकेशन हैं, ये अब उसके हेड में हो रही हैं। फिर एक बंदा होता था, उसने पीएमओ का एक पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एक बंदे ने, एक इसी तरह की सेटअप बनाया। उसने अपनी सर्टिफिकेशंस लॉन्च की, बड़ा फेमस हुआ। वो पीएमआई के पीएमओ ऑफ द ईयर के अवार्ड्स देना शुरू हो गया। और मैं भी उसके साथ काफी अर्सा काम किया मैंने। आई हैव बीन द जज इन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स विद हिम। जब उसका वो ईयरली अवार्ड्स होते थे तो मैं जज के तौर पे उनके साथ काम करता रहा हूँ काफी अर्सा। अच्छा। एक दिन आया, पता चला कि उसको भी पीएमआई ने खरीद लिया, एंड दैट गाय इज नाउ पार्ट ऑफ पीएमआई, हम्म। राइट। और उसकी भी सर्टिफिकेशन है, पीएमओ की भी सर्टिफिकेशन है, जो कि 2-3 सर्टिफिकेशन हैं, वो भी अब इसमें आ रही हैं। इस वक्त एक इंस्टीट्यूट है अपना कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का, पीएमआई ने उनके साथ भी कोलैबोरेट कर लिया, उनके साथ भी पार्टनरशिप कर ली। और कंस्ट्रक्शन के बारे में अब इतनी सारी सर्टिफिकेशन हैं। तो ये जो जो भी चीजें इस वक्त आप मार्केट में देख रहे हैं, अब पीएमओ की सर्टिफिकेशन है, सीपी कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल की हैं, एआई की हैं, और एजाइल को आप देख लें तो वो भी इन्होंने, एक कंपनी थी एजाइल की जिसका नाम था डिसिप्लिन्ड एजाइल, उन्होंने वो मेथोडोलॉजी ही खरीद ली, वो कंपनी ही खरीद ली। और अब डिसिप्लिन्ड एजाइल से रिलेटेड एक सीरीज ऑफ सर्टिफिकेशंस है, कोई 4-5 सर्टिफिकेशंस हैं, वो भी अब पीएमआई के ही बैनर के नीचे चलती हैं। तो इस एक चंद सालों के अंदर, पिछले 3-4-5 सालों में, पीएमआई ने अपनी सर्टिफिकेशन, जो कि इसकी टोटल 8 हुआ करती थी, वो बढ़ा के कोई 20 के करीब पहुंचा दी हैं। ये मैं उन प्रॉपर सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा हूं, जो मतलब जिसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है जाकर। जो बैजेस हैं, बैजेस अलग हैं कि आप एक कोर्स अटेंड करते हैं तो आपको उसका बैज मिल जाता है, वो सर्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन वो चीजें अलग हैं, वो बहुत सी हैं। खैर एनीवेज, ये सारी बात तो मैंने बरसबीले तज़किरा कर दी, लेकिन नहीं, आपको इस ठीक है। बात का इंपॉर्टेंस का एहसास हो गया होगा कि पीएमआई कटिंग एज पे दौड़ रही है। हम्म। पीएमआई किसी अब चांस को जाने नहीं देती। मैं ये समझता हूं कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड हमें आंखें बंद करके ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, और हम उसको फॉलो करते रहें तो आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। या इसमें एक चीज जो जिस आपने पीपल प्रोसेस एंड जी जी। बिजनेस एक्यूमेन में बताई, आपने बोला कि प्रोसेस को हम इसमें टेक्नोलॉजी का नाम देंगे और बिजनेस एक्यूमेन विल बी। नहीं नहीं नहीं, ये जो वेज ऑफ वर्किंग है ये टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो टेक्नोलॉजी में इधर लेके आता हूँ। बिजनेस ओके, ओके, एक्वामेन ओके। जो है वो प्रोसेस है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजी अच्छा, अच्छा, क्या है, अच्छा। वगैरह वगैरह। और ठीक है, ठीक पावर है। स्किल्स, आपके पीपल स्किल हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो सब पावर स्किल्स में आ जाते हैं। पीएमआई की कोई सॉफ्ट स्किल्स की या लीडरशिप स्किल के सर्टिफिकेट्स हैं? सर एज हम्म। सच तो नहीं है, लेकिन इनके छोटे कोर्सेज बहुत से हैं। हम्म। बल्कि मैं आपको कहूंगा, जब आप उसके मेंबरशिप अपनी रिन्यू कर लेते हैं, आप projectmanagement.com पे जाएं, आप वहां जाके बस लिखें कि भाई क्या हो रहा है, कौन से सेमिनार हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, या लीडरशिप पे, या निगोशिएशन पे, या एआई पे, आप नाम लिखें, वहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार सामने आ जाएंगे। और वो इतने एनरिचिंग होते हैं उसमें, मतलब मैंने भी 2-3 लेक्चर वहां पे दिए हुए हैं, और मेरे भी रिकॉर्डेड हैं वहां पड़े हुए। हो सकता है कभी आपको उनको उनको भी मौका मिल जाए उनको देखने का। बट एनीवेज ये है कि वो एक खजाना है वहां पे जो पड़ा हुआ है, जो बड़े बड़े नाम हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जिन्होंने कुछ भी आजकल के दौर में किया है, वो वहां लिखते भी हैं, आर्टिकल भी हैं, उनके कोर्सेज भी हैं, बे इंतहा चीजें हैं।
और उनको जब आप ऐसे ही लेयर टाइम टाइम में बैठे हुए लॉग इन करके एक आध कोर्स 1 घंटा सुन लिया करें, तो आपका समझ लीजिए कि आपका लेवल बढ़ जाता है। एक दफा बंदा एनरिच हो जाता है, यार क्या बात है, क्या जबरदस्त चीज मैंने सीखी आज। तो बस आपने सीखने की इस जो है ना इस अटेम्प्ट को कभी नीचे नहीं जाने देना, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। देखें जी, आपने मुझे कहा था आपको मोटिवेट करना है, तो मैं आपको एक पूरी डबल डोज दे रहा हूँ मोटिवेशन की, कि जनाब अली सर ये ये तो करना पड़ेगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं जिस इंसान को अपनी शॉर्टकमिंग्स का नहीं पता होता वो आगे बढ़ेगा कैसे, लेकिन खैर ठीक है। मैं आप आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर काइंडनेस। बिल्कुल जनाब। तो ये जनाब है हमारा जो आजकल का दौर है, और इसके अंदर ये तीन पैरामीटर्स या तीन टेंजेंट्स या तीन वर्टिसेस हैं जिसपे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी जो पीएमबीओ के है वो अब इसके ऊपर बेस्ड है। आगे चलते हैं जी, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पीएमआई की वेबसाइट पे जाएं और पीएमपी की सर्टिफिकेशन में जाकर उसका एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन जो लेटेस्ट वाला है वो डाउनलोड कर लें। आपने एग्जाम तो नहीं देना, लेकिन कम से कम आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियरली सामने नजर आ जाएंगे कि अच्छा यार ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप उसको रेफर भी कर सकते हैं कि अच्छा यार ये बात मुझे पता थी, ये नहीं पता थी, ये मैंने सीख ली। फिर आप क्वेश्चन भी उसके हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं यार ये नई चीज है, तो इसके बारे में मैं जरा अच्छी तरह से बातें करता हूँ और पूछता हूँ और समझता हूँ। ये मैं तो कोशिश करूंगा कि जो जो चीजें मुझे नजर आती हैं कि आपको शायद ना पता हो, मैं उन पे एम्फेसाइज करूं। लेकिन यू आर द बेस्ट जज। आपके लिए अगर कोई स्ट्रेंज टर्मिनोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है, आप मुझे बताएं, हम उस पर बहस करेंगे, हम उसकी जड़ों में चले जाएंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ईसीओ को जरूर सामने रखें। ये जब आप पीजीएमपी के लिए जाएंगे उसका अलग ईसीओ है, पीएमपी का अलग ईसीओ है। जो जो भी सर्टिफिकेशन आप करने जाते हैं उसका एक ईसीओ बना होता है, एग्जाम कंटेंट आउटलाइन। और जो एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं वो बनाने वालों को यही दी जाती है कि भाई इसके मुताबिक बनाएं। ये याद रखिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो पीएमबीओ के से जरूरी नहीं है कि आए, उसमें आपसे उससे ज्यादा बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको वो तमाम टॉपिक जो ईसीओ में दिए हैं उन पे मलका हासिल होना चाहिए। एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पीएमपी, फॉर पीजीएमपी एंड इवन फॉर पीएफएमपी, या कोई भी सर्टिफिकेशन जो पीएमआई की होगी। आप सबसे पहला काम उसका ये करेंगे, उसका ईसीओ डाउनलोड करेंगे और फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये जनाब ईसीओ है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और लाजमी बात है कि मुझे पता है आपने ये एग्जाम तो नहीं देना, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आप ये चीज अपने पास जरूर रखिएगा, इसको रेफर ऐड जरूर करता हूँ कीजिएगा। जी। चूंकि आपने पीएमपी का एग्जाम दिया हुआ है, मैं इस साइकिल से आपको नहीं गुजारूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। बट हाँ, अलबत्ता इतना मैं बता दूं कि हमारे जमाने में पीएमपी बड़ा महंगा होता था। अब मतलब $555 में हुआ करता था ना नॉन मेंबर्स के लिए, और $450 में होता था मेंबर्स के लिए। अब जनाब तकरीबन $413 में आपका पीएमपी का एग्जाम मेंबर्स के लिए हो जाता है। तो मतलब आपको काफी इसमें छूट मिल जाती है, काफी कम हो जाता है कोर्स आपका। तो ये एक बड़ी इंकरेजिंग सी बात है। मेंबरशिप भी इसमें शामिल है। तकरीबन 109 और 20 $129 आपके मेंबरशिप के हैं। 284 का एग्जाम है टोटल, राइट। बट एनीवेज फिर वही कहूंगा कि आपने तो देना नहीं है, इसलिए फॉरगेट अबाउट इट। बट ये चीजें हैं कि पीएमआई ने अपनी सारी सर्टिफिकेशन की जो प्राइसेस हैं काफी कम कर दी हैं। पीजीएमपी जब मैंने किया था कुछ $1600 का एग्जाम था, अब मेरा ख्याल है कुछ 700 से भी कम हो गया है। अल्लाह अकबर। अभी 700 से भी कम हो गया, 550 है कि 700 है, 650 है, तो देख लेंगे जब पीजीएमपी की तैयारी करेंगे। तो ये बट बहुत कम हो गया, अब अफोर्डेबल लिमिट में चीजें आ गई हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह। वो भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। वो भी पीएमआई ने आसानियां पैदा कर दी हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको रेफरेंस की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको रेफरेंस के तौर पे चाहिए हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं किताबों की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड्स की। जो प्राइमरी आपका रेफरेंस होगा वो होगा अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, 7th एडिशन।
अगर नहीं है आपके पास, डाउनलोड कर लीजिए पीएमआई की वेबसाइट से। लाजमी बात है, पहले मेंबरशिप रिन्यू करेंगे तो मिलेगी आपको। तो मेंबरशिप फौरी तौर पे रिन्यू कीजिए, आज ही कर लीजिए। और उसके बाद आप पीएमबीओ के डाउनलोड कर लीजिए। ये जो किताब आपको ये वाली नजर आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ें आप बेशक अपने ऑन टाइम के अंदर। लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे तो हम तो काफी इन डेप्थ बातें करेंगे जो शायद किताब से बढ़ के होंगी। ठीक है जी। मगर एनीवेज इट इज ऑलवेज, आई थिंक, मेरा जाती तजर्बा ये है कि किताब से बेहतर कोई साथी नहीं है। जब आप किताब से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से चीजें समझ आती हैं। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि जो स्टैंडर्ड्स की किताबें होती हैं वो जरा बड़ी मुश्किल अल्फाज में लिखी होती हैं, क्योंकि वो कहानी नहीं होती। जैसे कोई किताब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, उसके अंदर वो किस्से, कहानियां, एग्जाम्पल्स और समझाता भी है सारा कुछ। पीएमआई कोई नहीं समझाती। पीएमआई रूल पे रूल मारती जाती है कि ये करो, ये करो, ये करो। तो मतलब कहने का ये है कि दिस स्टैंडर्ड इज मोर लाइक, जैसे वो नहीं होती कानून की किताब, तो कानून की किताब को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स को पढ़ना जरा मुश्किल है। मुश्किल अल्फाज होते हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और वो एक ही दफा बयान किए जाते हैं, उनकी कोई एग्जाम्पल भी नहीं दी जाती, उनके बहस भी कोई नहीं होती। इस वजह से इन स्टैंडर्ड्स को शायद पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जैसे आप ये वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब आप इस किताब को खोलेंगे तो आपके लिए ये किताब हलवा हो जाएगी। आप पढ़ते जाएंगे और आप कहेंगे हाँ ये तो बात हमने की थी, ये तो मुझे समझ है, ये कॉन्सेप्ट भी पता है, ये कॉन्सेप्ट भी पता है। तो मतलब कहने का ये है कि किताब आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया कि पीएमबीओ के 7th एडिशन में वो है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, कॉम्प्रिहेंसिव है ये एक आपके लिए स्टैंडर्ड। लेकिन और ये बात करता है दोनों, हर तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रिडिक्टिव की भी बात करता है, एजाइल की भी बात करता है, बीच इनके मिक्सअप से जो हाइब्रिड बनता है उसकी भी बात करता है। तो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। लेकिन हो सकता है तफसीली बहस ना हो। तो तफसीली बहस के लिए अब या तो, अगर मैं प्रिडिक्टिव की बात करूं, या तो आपको पिछले एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आप वो जो प्रिडिक्टिव वाली चीजें होती थी उनको तफसील से पढ़ सकें। लेकिन वो तो हो गया ऑब्सोलीट, 6th एडिशन जो है वो तो ऑब्सोलीट हो गया। तो पीएमआई ने क्या किया कि 6th एडिशन के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी प्रिडिक्टिव के हवाले से, उनको कॉपी करके एक नई अलग से किताब बना दी है। उसका नाम है प्रोसेस ग्रुप्स, अ प्रैक्टिस गाइड। तो मतलब ये किताब अब प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ऑल्दो दिस इज नॉट ओके। मैंडेटरी टू रीड, क्योंकि एवरीथिंग यू विल फाइंड इन पीएमबीओ के। मगर अगर आप ज्यादा मुफस्सिल हाल देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब को जरूर रेफर कीजिएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जब पीएमआई ने अपना 6th एडिशन रिलीज किया था, उसके साथ ही उन्होंने एक और भी किताब रिलीज की थी, एक स्टैंडर्ड रिलीज किया था, एजाइल प्रैक्टिस गाइड। अब ये वो पहली किताब थी जो पीएमआई की तरफ से एजाइल के टॉपिक पे लिखी गई थी, और इसमें मुफस्सिल बहस एजाइल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आप एजाइल को ज्यादा तफसील से समझना चाहते हैं तो ये वाला स्टैंडर्ड आप रेफर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया पीएमआई के कोई 20-30 से भी ज्यादा स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, और जहां कहीं आपको कोई जरूरत पड़ती है, और सारे स्टैंडर्ड जो है आपके लिए एज अ मेंबर फ्री होते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो सारे ही डाउनलोड किए हुए हैं। जब जरूरत पड़ती है, जिसकी जरूरत पड़ती है, मैं उसे खोल लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जबरदस्त एसेट है और ये चीज मौजूद है। तो व्हाई नॉट टू डाउनलोड ऑल द स्टैंडर्ड, और जहां कहीं जरूरत पड़ती है स्केजुलिंग की या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करने की, तो वो उसमें उन तफसीलात को और ज्यादा तफसील में डिस्कस किया गया है जो कि पीएमबीओ के भी नहीं उतनी तफसील में बात करती। ठीक है जी। तो वो वाले स्टैंडर्ड में आप बीच में रेफर करता जाऊंगा, तो उनको भी अगर जरूरत पड़ती है, अगर आपका दिल करता है, अगर आपके पास टाइम है, तो उनको भी रिव्यू जरूर कीजिएगा। बट एनीवेज, एक एक चीज पीएमबीओ के हम आपका कोर रेफरेंस है जी। हम हमेशा ही उसे पिमबॉक पिमबॉक कहते थे, लेकिन आप उसे पीएमबीओ के ही कह आप रहे हैं। पिंबॉक कह लें, आप, कोई बात नहीं, एक ही बात है। नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ वो। मतलब ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये है कि हमने जो 6 एडिशन में किया था वो डेफिनेटली वो किताब मैंने बहुत मोटी मोटी देखी जरूर थी। हम्म। लेकिन ये कि हाँ, ये जो आपने बोला कि वो जो स्टैंडर्ड्स
रेफरेंस गाइड है, प्रैक्टिस गाइड है, और वो 6 एडिशन से एक्सट्रैक्ट की हुई चीजें हैं। वो और ये है, एजाइल तो जी हाँ, ये वाली है। ये अगर आपने प्योरली प्रिडिक्टिव समझना है तो आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं, प्योरली एजाइल समझना है तो इस किताब को। और अगर आप मतलब अपने कोर रेफरेंस को उस रेफर वक्त करेंगे तो फिर उस वक्त दोनों। डिस्कशन में तो प्रिडिक्टिव वाज ओनली, मतलब वो दैट वाज द सेम थिंग, द प्रिडिक्टिव और एजाइल का कहानी नहीं थी। नहीं थी ना लेकिन उस ये वक्त। दैट वाज। उस वक्त सारा एम्फेसिस प्रिडिक्टिव के ऊपर था, एजाइल का जी हल्का फुल्का जिक्र मिलता था। जी 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 जी। ठीक है जी। बिल्कुल अब ठीक क्या है। हो गया है कि प्रिडिक्टिव और एजाइल जो है ना वो एक बराबर खड़े हो गए हैं आगे। हर हम्म। चीज जो है वो दोनों तरीकों से की जा सकती है, प्रिडिक्टिव तरीके से भी, एजाइल तरीके से भी। तो वो पीएमबीओ के उसको एड्रेस करता है। लेकिन लाजमी बात है, जब उन चीजों को डिस्कस करेगा तो बहुत सी तफसीलात जो ईच मेथड की हैं वो नहीं डिस्कस होंगी। तो वो कहाँ दी हुई हैं वो मैं आपको बता दिया कि प्रिडिक्टिव की तफसीलात को समझना है तो आप ये प्रोसेस ग्रुप प्रैक्टिस गाइड को देखें। और अगर आपने एजाइल की तफसीलात को देखना है तो एजाइल प्रैक्टिस गाइड को देखें। ये दो प्रैक्टिस गाइड जो हैं दे कैन बी रेड इन कंजक्शन विद द पीएमबीओ के गाइड। मैं अच्छा जी। एक चीज ऐड कर दूं ना यहाँ पे, मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैंने कभी पीएमपी को पढ़ने की कोशिश की थी, जी जी। इट वाज प्रोजेक्ट लाइक PMBOK 5, हाँ जी। जिसमें वो इनपुट और हाँ जी। आउटपुट और उसके टूल्स जो होते थे सिर्फ उन्हीं को अब तो याद उन्हीं की करने बात हैं। होती थी। अब वो जिक्र ही नहीं करता। अब ठीक है। उनका जिक्र ही नहीं करता। अब वो मुझे लेकिन याद है क्योंकि हम टेक्निकल थे ना उस वक्त, मेरे ख्याल में मैं उस वक्त एमसीपी यूबीएल में था। मेरे हाँ ख्याल जी, में हाँ जी। 2008 की बात मैं बता रहा हूँ। राइट तो राइट मेरे राइट। साथ मेरा एक और दोस्त था, उसने किया, तो हमने पूरा वो एक ना माइंड मैप बना के उसके पहले पहले सारे के सारे डिजिट्स, पहले वर्ड्स को हमने बना के ना वो एक बूटी सी बना के रखी हुई होती थी कि हाँ यार अच्छा अच्छा। याद करने के लिए। हमने राइट वो इस राइट। तरह से याद किया हुआ था। लेकिन खैर, जब हाँ 6 जी। में आया था तो मेरे लिए बहुत डिफरेंस आ गया कि यार ये तो, हम तो उसे कुछ और समझ रहे थे कि वो कुछ और आ गया। अब जो जो जैसे आप हाँ, बता रहे हैं तो बिल्कुल और चेंज हो गया कि यार ये अब दैट हैज बिल्कुल चेंज बिकम। हो गया। यही वजह थी कि मैंने आपको ये कहा कि आप ये कोर्स करें। अदरवाइज आपको तो कोई जरूरत नहीं है, आप तो पीएमपी हैं। लेकिन फिर हम्म। भी अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, अपने आप को कटिंग एज पे लाने के लिए, बिल्कुल जमाना किस तरफ जा रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल जबरदस्त अपडेट हो। अब आप जब ये सब चीजें समझ जाएंगे तो आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि लोगों को भी समझा सकें। आप पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप पुराने नॉलेज के ऊपर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो नहीं, गया मैं जी। अभी पढ़ाने के काबिल ही नहीं हूँ, अभी मैं पढ़ने के काबिल हूँ, लेकिन ये आपकी मेहरबानी है। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कि यार हम टेक्निकल लोग हैं, कभी कुछ होता है तो हमारे पास दूसरा कार्ड हाथ में हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉब के लिए। बल्कि ठीक दूसरा है। क्या, तीसरा चौथा कार्ड भी है हमारे हाथ में। हम इसके बाद इंशाल्लाह। प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, हम पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे। मतलब चलो। आपका एक मजबूत हैंड बन जाएगा, पूरा डेक ऑफ कार्ड्स होगा आपके हाथ में कि इस पूरे खानदान को आप समझते होंगे, ऊपर से नीचे तक और अंदर से बाहर तक। अल्लाह करे, अल्लाह करे, ये दुआ के लिए हाथ उठे हुए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, एनीवेज जी आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन कैसे भरनी है, एप्लीकेशन में कैसे फिल करना है वो आप भर चुके हैं। आप मैं बस मैं आपको पास। बताता हूँ कि मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, मेरे सर ने मेरे साथ ये ओके नेकी की हुई है उनकी, ओके। कि हाँ ही हैज बीन टेलिंग इट टू मी, लेकिन उसने उन्होंने फॉर्मुलेट करके दिया था सारा कि यार ये तुम इस तरह से डाल दो, ये इस तरह से डाल दो, ये इस तरह से डाल जी दो। जी मैंने जी। वी जस्ट गेट इट डन, लेकिन ठीक है। राइट। तो जब आप पीजीएमपी करेंगे तो मैं आपकी उसी तरह हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बहुत आप शुक्रिया। अपनी जो एप्लीकेशन है उसको मैं पहले चेक करूंगा इससे पेशतर कि आप उसे सबमिट करें। क्योंकि लोग बहुत गलती करते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट की एप्लीकेशन भरते हुए। क्योंकि उनका बुनियादी तजर्बा प्रोजेक्ट का होता है, वो प्रोजेक्ट वाली बातें ही लिखते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो मैं आपका माइंडसेट चेंज करूंगा कि अब आप प्रोजेक्ट से बाहर निकल आए, अब आप प्रोग्राम मैनेजर हो गए हैं। अब आपको ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए, और उस तरह से फिर हम उसको फिल करेंगे। एनीवेज जी, तो ये है जी आपकी एप्लीकेशन। ऑडिट भी आता है, आपका आया था ऑडिट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नो। ऑडिट सबका नहीं आता, 10% एट रैंडम आता है। तो किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आता। लेकिन आ जाए तो घबराना नहीं होता। ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है आपने कोई गलती की थी तो इसलिए आपका ऑडिट आ गया, या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से था तो इसलिए आ गया, ये वजह नहीं होती। उसकी वजह होती है उन्होंने एट रैंडम पिक करनी होती हैं 10% एप्लीकेशन,
तो किसी का भी ऑडिट आ सकता है। तो वो कहते हैं अच्छा भाई ये बात जरा साबित करें, ये प्रूफ करें, या जो भी कुछ हिसाब किताब है। बट एनीवेज, ऑडिट जो पीजीएमपी जब आप करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पीजीएमपी का 100% ऑडिट होता है। अच्छा जी। तो जब आप उसकी एप्लीकेशन भेजेंगे, तो वो आपसे कोई ना कोई बात जरूर ऑडिट में पूछेंगे। खैर एनीवेज, उससे घबराने की बात नहीं है, वो भी बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। वो जब वक्त आएगा तो हम उसको भी भुगत लेंगे। इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह। ऑडिट भी आ सकता है आपका। और उसके बाद जनाब, जो एग्जाम का फॉर्मेट भी इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले तो आपको पता है कि 200 सवाल हुआ करते थे, जी। अब 180 सवाल हैं। पहले एग्जाम के अंदर कोई ब्रेक नहीं हुआ करती थी, अब एक 10 मिनट की ब्रेक बीच में बिल्ट इन कर दी गई है। मतलब जो एक्चुअल एग्जाम टाइम है वो 240 मिनट के बजाय, 4 घंटे के बजाय 3 घंटे और 50 मिनट रह गया है। और 10 मिनट की बीच में ब्रेक होती है। एक ब्रेक कंपलसरी होती है, वो आपको कहीं मिड में कहीं देते हैं, वो आपको ब्रेक मिड में नहीं, थोड़ा लेट देते हैं। तो यूं समझ लें कि 70% ऑफ द एग्जाम जब आप कर चुके होते हैं, तो वो आपको ऑफर करते हैं आप ब्रेक लेना चाहें तो ले लें, ना लेना चाहें तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेक लेते हैं, तो फिर आपको ये जो जितना पेपर आपने कर लिया हुआ है, ये सबमिट करना पड़ता है। ये आप दोबारा इसको रिव्यू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि उसको रिव्यू कर लें उसी वक्त, उसको सबमिट कर दें, फिर ब्रेक कर लें, वापस आए, तो फिर रेस्ट ऑफ द एग्जाम आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन जो आप सबमिट कर चुके हैं वो नहीं दोबारा सामने आएंगे। बट एनीवेज, अगर आप चाहें तो आप 2 ब्रेकें भी ले सकते हैं 10-10 मिनट की। तो वो आपका अपना टाइम है, वो आप बीच में कभी भी ले लें। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल एक ब्रेक काफी है, एक ब्रेक काफी है, 10 मिनट। अच्छा, अब क्वेश्चन पहले जमाने में जो हुआ करते थे वो सिर्फ होते थे मल्टीपल चॉइस, ऐसे ही है ना? जी। वो तो आपको 4 ऑप्शन दी होती थी, एक सही होती थी, ऐसे ही था ना? अब ऐसे ही है। उन्होंने उसका पैटर्न भी बदल दिया है। अब आपको मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैचिंग क्वेश्चंस हैं, हॉटस्पॉट क्वेश्चंस हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो मतलब आपको बहुत सी ऑप्शंस हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मगर ये है कि ये ऐसा अब होता है पीएमपी एग्जाम में, और बाकी एग्जाम जो हैं उनमें भी होता है। लेकिन फिर भी मैं ये एक बात कहूंगा कि प्रीडोमिनेंटली आपका एग्जाम मल्टीपल चॉइस ही रहेगा। मगर आपको हम्म। ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार कभी कोई और तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो पहले नहीं आ सकते थे, अब आ सकते हैं। मैं एक चीज पे बड़ा हैरान हूँ जी जी। कि रिसेंटली पिछले 2 सालों में जब से हमने रिन्यू किया है, जी जी। आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल हैव आर बिकमिंग पीएमपी, जिसके बिहाफ पे ना मुझे थोड़ी सी खुद ये पूरी की पूरी चीज करने का एक पेशखामा और भी है। जी जी। मैं कभी भी किसी को जज तो नहीं करूंगा कि वो नैला है कि नहीं है, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल आर डूइंग जी जी बिल्कुल। पीएमपी। और फिर मुझे बीच में मुझे ये भी पता चला कि यार इसके डंप्स भी आ गए हैं, तो दैट वाज हाँ हाँ। another पॉइंट ऑफ कंसर्न हैज बिकम कि यार ये कैसे हो गया। मतलब जब हमने किया था मुझे याद है उस कि इट जमाने में वाज तो नहीं बीइंग था। गिवन कि यार हाँ हमें सर, असल में बात 2000। यह है कि ये जो करप्शन है ना, ये हर जगह पे मौजूद है। हुआ हम्म। ये था, मुझे याद है कि उस जमाने में इंडिया से ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी, दुबई से और मिडिल ईस्ट से, सऊदीया से। अक्सर ईमेलें आती थी और वो असल में हिंदू भेजते थे, इंडियंस भेजते थे कि जी हमारे पास, हम आपका पेपर ही अटेम्प्ट कर देंगे, पेपर ही हम आपका दे देते हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप हमें पैसे दें, हम आपका पेपर भी दे देंगे, आपको डम्प भी दे देंगे, सब कुछ उन्होंने किया हुआ था। तो हमने फिर पीएमआई को रिपोर्ट किया था कि जनाब ये क्या ड्रामा हो गया है, जो आपको आपका कंसर्न है, हमारा भी यही कंसर्न था कि यार ये तो बड़ी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है, इसके साथ ये क्या ज्यादती हो रही है। तो पीएमआई ने क्या किया कि उन्होंने सारे एग्जाम सस्पेंड कर दिए जो लोगों ने दिए थे, सऊदीया से, मिडिल ईस्ट से, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए। जो लोग पास हो गए थे उनको हम्म। फेल कर दिया। मैं और उसके, मैं जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम चूंकि आपस में बात कर रहे हैं, आप मेरे से बहुत ज्यादा मोहतरम है, और मैं ये बात करते हुए मेरे सामने कोई बंदा नहीं है, लेकिन अरब्स के अंदर ऐसे जी ऐसे जी। बंदों के जब हम कहते हैं, इनके साथ बैठ के बात करते हैं कि यार अच्छा इसने कैसे पीएमपी कर लिया होगा यार, हम्म हाउ ही हैज डन इट। लेकिन हम्म उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वो कई लोगों की, जो जो काबिल लोग हैं जो काम कर सकते होंगे, उसका हम्म। हक भी मार रहे हैं इसी तरह से।
ऐसा है, ऐसा है। देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे अभी आपने ये कहा कि आपको एक की बना लेते थे, कोड नंबर जी जी नंबर जी। बना लेते थे। आप यकीन कीजिए ये गलत तरीका है। अच्छा। ये गलत तरीका है, इससे आप समझते नहीं है, रट्टे लगाते हैं। हमने ठीक है, सही। रट्टा लगाना भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनको वो बात समझ नहीं आई होती। हम्म। ठीक है जी। तो मैं तो जब जब लोगों को तैयार करवाता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं कि जी कोई बात भी आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है। डू नॉट ट्राई हम्म। टू लर्न एनीथिंग बाय हार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड एग्जाम में जब जाके बैठेंगे खुद ब खुद रेविलेशन होना शुरू हो जाएगी। आपको खुद ब खुद चीजें अगर आपने समझी हुई है सही तरह से, तो खुद ही वो पैटर्न में आके आपको सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और होता भी ऐसे ही है। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पीएमपी तो कर लिया है, लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल कैपेबल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो मैं सकता। जी सर, जी। मुझे तो किसी का तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात तो कन्फेस जरूर करना चाहूंगा हम्म। कि जब हमने किया था, वी फॉलोड अ टीचर, लेकिन अपने अंदर गिल्ट ये है कि यार अच्छा, मेरे मैं ये इस चीज को होल्ड करता हूँ। अगर आज मैं कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन होल्ड करता हूँ तो आई विल बी किसी ना किसी 50 60 70% 80% में कि हाँ यार, इसको मैं कर लूंगा। बट हाँ ये मार्केट के अंदर पता नहीं, या हम बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं माशाल्लाह, कि हाँ अपने अंदर गिल्ट फील कर रहे हैं। लोग सिर्फ टाइटल ले रहे हैं हाँ। एंड दे आर पब्लिसाइजिंग इट, और वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। दौड़े लेकिन जा रहे हैं। मैं एक और बात आपको बताऊंगा। आप ये भी सोचें कि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, राइट? ठीक है। और इल्म भी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आप ये भी सोचिए कि जो आज पीएमपी करके आता है, वो उन चीजों को समझ के आता है जो शायद आपने नहीं पढ़ी हुई थी। सही कह रहे हैं। ठीक है ना? ट्रू। तो इन चीजों को भी ट्रू। पैरामीटर को ध्यान में रखें। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि अपेरेंटली हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको लगता है कि यार इनको पता ही कुछ नहीं है, ये कैसा फजूल बात कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली गलत बात कर रहे होते हैं लोग। बल्कि आप तो ये बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं पीएमआई की ग्लोबल कांग्रेस में एज अ स्पीकर जाता रहा हूं। बड़े बड़े लोग वहां पे अच्छा। मौजूद होते थे, सारी दुनिया की अच्छा। रिप्रेजेंटेटिव थी। वो लोग सिर्फ हम्म। पीएमपी नहीं थे, वो लोग ऑथर्स थे, किताबें लिखी हुई थी उन्होंने, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हुई थी, बहुत इल्म था उनका। लेकिन उनके भी कॉन्सेप्ट इतने खराब होते थे कई जगहों के ऊपर कि हमारी बहस हो जाती थी। एक बंदा था इजिप्ट का, और उसका मुझे नाम जेहन से निकल रहा है। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, मगर यह कि वो बड़ा रिजिड था। वो एक दो बातों के ऊपर हमसे बड़ी बहस किया करता था। मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट है पैडिंग का, को याद है आपको? पैडिंग क्या होती है? पैडिंग? जी। नहीं सर। पैडिंग होती है कि आप बिला वजह एक चीज की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हुए उसके अंदर फालतू का टाइम डाल देते हैं। जब आप हाँ, पूछें कि हम भाई ये क्यों डाला है, तो आप कहें, ये रिजर्व है। भाई वो पैडिंग है, वो रिजर्व नहीं है। रिजर्व की कोई रीजन होती है, उसकी कोई कैलकुलेशन होती है, कोई वजह होती है, तब रिजर्व डलता है। एम ही बिला वजह आप कहेंगे यार 3 दिन का काम है 5 दिन लगा दो, ये 2 दिन की आपने पैडिंग कर दी है। मतलब हम जैसे वो, ये रिस्क में कई चीज मुझे याद है पड़ा है, जिसमें हम कहते थे मैनेजमेंट रिजर्व, या किसी इस तरह से वो कुछ तो रिजर्व है ना, रिजर्व्स ऐड करते वो तो फॉर्मल रिजर्व्स है ना, उनकी तो बकायदा हैं। अच्छा। कैलकुलेशन होती है, बड़ी जबरदस्त हम्म। काम होता है उसका। फिर कहीं जाके आप रिजर्व्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक आदमी उठ के कहता है कि ये काम तो 3 दिन का है लेकिन 5 दिन लगा दो, मतलब ये तो बड़ी ज्यादती है, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो मतलब वो ये डिफेंड करता था, और हमारे यहाँ भी इंडिया में पाकिस्तान में ये लोग जो है वो इसी बात को डिफेंड करते हैं, वो कोई बात नहीं जी, ये रिजर्व होता है। पैडिंग मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इसके ऊपर पेपर्स भी बहुत से लिखे हैं, और मेरे आपको मिल भी जाएंगे इनके ऊपर, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉट कॉम के ऊपर और दूसरी जगहों पे, लिंक्डइन वगैरह पे, कि ये जो पैडिंग होती है ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्राइम है, इस पर सजा हम्म। होनी चाहिए। ठीक है जी। हम्म। तो पैडिंग इलीगल है। इस तरह बहुत से और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनके अंदर लोगों की कंफ्यूजन है। और मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट चार्टर वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है, ये वो इजाजत है जिसके तहत प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। लोग कहते हैं जी प्रोजेक्ट चार्टर बनाने की जरूरत ही कोई नहीं है।
राइट, और बड़े रिजिडली बिलीव करते हैं इस बात को, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है, ये मैं आम आदमियों की बात नहीं कर रहा, आम पीएमपीज की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोगों की बात कर रहा हूं जो मिसकंसेप्शंस कैरी करते हैं। अभी भी projectmanagement.com के ऊपर जब हम चैट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो वहां अक्सर लोगों के साथ इन बातों पे बहस हो जाती है। तो फिर जो जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां देता हूं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो फिर मुझे अपनी सपोर्ट में कुछ लोग बोलते हुए नजर आते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो बातें वहां क्लैरिफाई हो जाती हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मिसकंसेप्शंस डू एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो बड़े कितना भी ठीक पढ़ा है। लिखा आदमी क्यों ना हो, कोई ना कोई बात तो गलत कर रहा होगा ना। अब मैं बिल्कुल आपको ठीक कह है रहा हूँ सर। जी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पता कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट दुरुस्त हैं या उनमें भी कोई गड़बड़ है। हो सकता है ना, मैं हर फन वाला तो नहीं हूँ, हर चीज तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जिसने वो नॉलेज बनाया हो उसके जेहन में कोई और बात हो, मैं कुछ और समझाऊं, और मैं वही पढ़ाए जा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो मतलब वो उसका बिल्कुल। मार्जिन रखना चाहिए। ये ये बहुत अच्छी बात है सर। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे ना सर एक चीज ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हमारी एक ग्रुप बना हुआ है, आपको डेफिनेटली किसी ने बताया होगा, GISSP के नाम से, अच्छा। ग्लोबल इन्फोसेक पाकिस्तान प्रोफेशनल्स। ओके। उनमें भी यही एक चीज है कि उनमें से लोगों के पास ये है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, किसी ने कुछ सर्टिफिकेट किया हुआ है, और किस सर्टिफिकेट किया हुआ है, ये जो आपने अभी बात बताया ना कि सेल्फ रिकंसिलिएशन करना हाँ जी। और सेल्फ करेक्शन का सोच रखना, और वो मादा इंसान में होना चाहिए, ये नहीं जरूर। है। नहीं, ये बिल्कुल। ये बहुत कम लोगों में है सर, ये बहुत कम लोगों में है। देखिए जी, बात आ, बात ये ना कि हर बंदा ये समझता है कि जो उसने समझ लिया है वही दुरुस्त है, जो उसको समझ आ गई है वही दुरुस्त है। और अपने तौर पे देखा जाए तो वो बंदा सही भी कह रहा है, क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। ही हैज नेवर बीन एक्सपोज टू मोर नॉलेज। तो वो यही समझेगा ना जो मेरे पास है वही मुकम्मल इल्म है। जब तक आप अपने इल्म को, अपनी विजडम को बढ़ाएंगे नहीं, और मजीद चीजें, नई चीजें पढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। जब मैं एक भी चीज नहीं सीखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि यार ये चीज तो मैं गलत कंसेप्ट लेके चलता रहा हूं सारी जिंदगी। आइंदा आज के बाद मैं समझ गया हूं कि इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे लिया जाता है। इससे आपकी डेवलपमेंट होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर स्टॉपिंग, हमेशा ये चलता रहेगा। अच्छा जी, खैर, अगेन दिस इज नॉट रियली ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू यू, बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आते हैं, बल्कि लेट मी शो देम टू यू। फॉर एग्जांपल, ट्रू फॉल्स का तो हमने पहले जैसे क्वेश्चन ये देखा था, इस तरह के जी क्वेश्चन जी हो सकते हैं। उसमें आपको दो ऑप्शन होंगी, ट्रू या फॉल्स। फिर जनाब, ये आपका वो कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको पहले पीएमपी में आया करता था। इस तरह से ये सर्कल्स लगे होते थे, इनको रेडियो बटन्स कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि जितनी ऑप्शन दी गई हैं इनमें से एक ही करेक्ट है, आप एक ही को जी। क्लिक कर सकते हैं। अगर फर्ज रेडियो करें बटन भी पहले कहते हैं। आपने इसको थर्ड वाले को क्लिक कर दिया है, और बाद में यू चेंज योर माइंड, आप बी को क्लिक करेंगे, तो निशान सी से हट जाएगा, बी पे आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जी ऐसे ही है जी ना जी, ये। बिल्कुल सर। रेडियो बटन इज सिलेक्शन, जी जी, राइट। रेडियो बटन, ये रेडियो बटन सिलेक्शन होती है। और ये वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक ही दुरुस्त होता है। और ये इन रेडियो बटन से पता चल जाता है कि इनमें से एक ही को क्लिक करना है, किसी एक को क्लिक करना है, लाइक दिस। इसी तरह आप आ जाएं अपने मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक से वो लिखा होता है, क्वेश्चन के एंड पे लिखा होगा कि कितनी ऑप्शंस को क्लिक करना है। वो कह रहा है कि इनमें से तीन को क्लिक करो। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी, टेलेंट ट्रायंगल जो है उसके जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से क्लिक करें कि कौन कौन से हैं, ABC। बताएंगे। ABC। ABC। तो इसका, इसमें आपको तीन चीजें क्लिक करनी है, तो जी। आपको वो अलाउ ही तीन करेगा। तो ये वाला बटन जो है, ये स्क्वायर वाला, ये तब अपीयर होता है जब एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हों। ठीक हो गया जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये भी आपने अपने जो बहुत से एग्जाम्स आप देते रहते हैं, सर्टिफिकेट्स करते हैं,
तो आपको इसकी भी पता ही होगा कि इसमें क्या होता है, कुछ ऑप्शंस लेफ्ट हैंड पे दी होती हैं, कुछ राइट हैंड पे दी होती हैं। तो आपने उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है बिसाइड द करेक्ट एरिया। मिसाल के तौर पे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई है पहले, तो आप मुझे ये स्टेक होल्डर से मुतालिक कुछ चीजें हैं, वो ये कहता है कि इनको बताएं कि ये किन का ताल्लुक किस प्रोसेस ग्रुप से है। तो मतलब मिसाल के तौर पे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर है, ये प्लानिंग से ताल्लुक रखता है, एग्जीक्यूशन से रखता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से रखता है, या इनिशिएशन से रखता है। इसको यहां से पिक करें, ड्रैग करें, और यहाँ येलो एरिया में लाके ड्रॉप करें नेक्स्ट टू दैट। प्लानिंग। और तो आइडेंटिफाई कहाँ जाएगा जी? प्लानिंग में। गलत बात। इनिशिएटिंग में आएगा। इनिशिएशन में आता है। इनिशिएशन में हम दो काम करते हैं जो प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। हम एक तो चार्टर हमें मिलता है, दूसरी हम्म। बात हम करते हैं स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई, हम करना शुरू कर देते हैं वहीं पर। मतलब मैं इनिशिएटिंग में मेरे पास ये तो था कि हाँ आपके पास फॉर्मल अप्रूवल मिल जाती है एंड चार्टर इज एक्चुअली हाँ जी, ये जिसके एक बाद काम, होता है एक तो काम तो उसके ये हो बाद। गया ना। उसके जी। बाद हम स्टेक होल्डर को भी आइडेंटिफाई वहीं कर लेते हैं। अच्छा। ये ठीक। इनिशिएशन में काम होता है। तो इन इसको ड्रैग करके हम इधर लेके आएंगे। मॉनिटर एंगेजमेंट कहाँ जाएगा? मॉनिटर में मॉनिटरिंग कंट्रोल। वेरी गुड। मैनेज एंगेजमेंट कहाँ जाएगा? वो मैनेज जो है वो एग्जीक्यूशन में आएगा। वेरी गुड। प्लान कहाँ जाएगा? प्लानिंग में जाएगा। कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जाएगा। वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। ये आपने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और इनको सही जगह पे रखना है, तो ये आपका क्वेश्चन दुरुस्त हो जाएगा। देखा आपने? Right. या ये हो गया जी ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन। फिर फिल इन इनमें दी जो ब्लैंक। जो अभी एक क्वेश्चन आपने जो फोर्थ स्लाइड में दिया था ना, वो बिजनेस वैल्यू और वो निकालना, मैं उसमें बहुत चंद्रा किस्म का हूँ, मेरा वो हमेशा वीक पार्ट होता था। और लकीली मेरे एग्जाम में फॉर्मूलाज बहुत कम आए थे। अच्छा। लकीली बात ये था नहीं, उस कम ही वक्त। आते हैं, कम ही आते हैं। वो आजकल तो और भी आसान कर दिया है। अब तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाते भी नहीं है एग्जाम में। मुझे प्रैक्टिस बड़ी करवाई थी, वो इतने हाँ, सारे आगे थे मेरे दिमाग में कि वो ऐसे हो गया था हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक जो है वो अपेरेंटली तो बहुत सबसे आसान तरीके के एग्जाम क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक ही चीज करेक्ट होती है। मगर इसमें एक मसला है। ये जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी कोई ऑप्शंस नहीं दी होती कि यार इनमें से बताओ कौन सा दुरुस्त है। तो आपको खुद ये ही दुरुस्त लफ्ज लाके लगाना होता है। तो अब बात मसला ये है कि जो लफ्ज किताब में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, ये तो रटे वाली बात हो गई, आपको वही लफ्ज यहाँ पे लिखना है, या ये ये थोड़ा। तो प्रिंसिपल की बात होगी, जो प्रिंसिपल आपको बाय डेफिनेशन याद हुआ तो फिर ठीक है। एग्जैक्टली exactly। तो सही वर्ड आपने यहां लगाना है। अब आप जरा बताएं मुझे, आपके ख्याल में ये इधर क्या आएगा? अब मुझे पता है कि हो सकता है आप गलती कर जाए, लेकिन कोई बात नहीं जी है। जी। प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स आर डैश, while adaptive projects focus on team collaboration with stakeholders are customers। तो प्रोडक्ट प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट की क्या खसूसियत होती है? अब वो देखें ना, सबसे बुनियादी क्या चीज होती है इसकी? प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट्स आर और अडेप्टिव प्रोजेक्ट फोकस ऑन टीम कोलैबोरेशन। मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मैं इसका कह सकता हूँ कि प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट्स जो हैं, हम्म। जबकि दूसरों में कोलैबोरेशन होती है, यहाँ पे वो सर्टेन होते हैं, मतलब आप उसमें आपके पास रूम कम होता है। मेरा मतलब है कि उसमें आपको सारी प्लानिंग अप फ्रंट करनी पड़ती है, ऐसा है ना? जी 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 जी। जबकि एजाइल में अप फ्रंट प्लानिंग नहीं होती। राइट। तो वो चेंज ओरिएंटेड होते हैं, वो कोलेबोरेशन से बनते रहते हैं, सारा कुछ होता है। तो यहाँ कोई कोई प्लानिंग से मुतालिक लफ्ज आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है प्लान ड्रिवन। प्लान ड्रिवन। हम्म। या मेरे हिसाब से तो प्लान ओरिएंटेड भी सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ प्लान ड्रिवन किताब में लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर आपको प्लान ड्रिवन का लफ्ज ही लिखेंगे तो दुरुस्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में, कि यू मे गो रॉन्ग इन पुटिंग द राइट वर्ड। बेशक आपको पता भी हो कि जनाब ये इसका दुरुस्त आंसर कुछ इस नहीं तरह सर, का बिल्कुल है। ठीक है। मैं मतलब यहाँ पे इट्स नॉट
लाइक बाद में कहता है हाँ यार मुझे पता था कि नहीं पता था, द थिंग इज कि हाँ ये सब चीजें हमें दोबारा दिमाग में लानी है। दैट्स बिल्कुल फाइन। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, फिर एक और किस्म के क्वेश्चन है, इनको हॉटस्पॉट क्वेश्चन कहते हैं। ये नए क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। वो एक डायग्राम दे देते हैं स्क्रीन के ऊपर और उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, अब उस डायग्राम के अंदर कुछ हाइपर पॉइंट्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में 4 हाइपर लिंक दिए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से जो दुरुस्त आंसर है उसके ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे, अब खैर वो कहते हैं क्लिक द एरिया वेयर द कॉस्ट विल इंक्रीज द मोस्ट। अब लाजिमी बात है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, तो हमें समझ नहीं आती कि यार कौन सा एरिया होगा। तो यहाँ जरा डायग्राम को गौर से देखिए, ये कौन सा डायग्राम है, ये क्या कर रहा है। तो पता ही चलता है कि इसका ताल्लुक कोई रिस्क से है। जो ब्लू लाइन है वो बिफोर मिटिगेशन है, और जो रेड लाइन या पर्पल लाइन है वो आफ्टर मिटिगेशन है। तो इससे कुछ हम्म। ताल्लुक रखता है। तो आप ये बताएं कि कहाँ कॉस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे। ठीक है जी। तो खैर तो एनीवेज, मैं आपको डेफिनेटली भी इस बहस में नहीं डालता डी कि पे। कहाँ हो रही है, लेकिन लेट अस एज्यूम कि हो रही है जनाब यहाँ पर। ओके। ठीक है जी। वो इसलिए जी मैं कह रहा हूं कि जीरो से लेके यहां जी तक जी जी बनते जी। हैं तकरीबन ये ज्यादा सात है। हजार डॉलर ए जी से बी के दरमियान बनते हैं सिर्फ $500। बी जी से सी के दरमियान बनते हैं कोई $250। और जी सी से डी के दरमियान बनते हैं कोई $500। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा इंक्रीज तो यहाँ हो रही है। जी। बट एनीवेज, कोई भी परसेप्शन हो सकती है। तो उस डायग्राम को देख के आपने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जगह है वहां पे क्लिक करना होगा, तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा जी, जो हमारा ये कोर्स है, इसको जो नई किताब है, जो नया स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक 6 हिस्सों में बांटा गया है, लेसन्स में। इट इज नॉट, ये चैप्टर्स नहीं है किताब के, बल्कि जो पीएमआई ने इसका करिकुलम बनाया है, जो वो ये जो आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, ये पीएमआई ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। तो पीएमआई ने ये बनाई है और हम लोग ऑथोराइज ट्रेनर्स हैं, और हमें वी आर बाउंड टू टीच अकॉर्डिंग टू व्हाट पीएमआई ने करिकुलम डेवलप किया है। तो पहला लेसन जो होगा हमारा, ये इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसको मैं कहता हूं लेसन 0। ये इंट्रोडक्शन की बातें मैं आपसे कर रहा हूं। अगले लेसन में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से। मतलब बिजनेस एक्यूमेन और एनवायरनमेंट को हम अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे लेसन 1 में। लेसन 2 में हम प्रोजेक्ट को शुरू कैसे किया जाता है, चार्टर कैसे बनता है, फिर बाकी उसकी क्या हिसाब किताब है, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होने हैं, बाकी तमाम हिसाब किताब, ये लेसन 2 में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम प्लानिंग में चले जाएंगे, ये सबसे लंबा चैप्टर है। प्लानिंग के अंदर हम वही बात जो जैसे प्रिडिक्टिव में करते थे, एक एक नॉलेज एरिया को तफसील से हम उसको डिग डाउन करेंगे और तफसील से समझेंगे। ये सबसे लंबा चैप्टर इस वजह से है कि इसमें बहुत सारा मटेरियल है। ये हो गई जी प्लानिंग आपकी। जब आप आते हैं लेसन 4 में, तो यहाँ पे आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हम टीम को लीड कर रहे हैं। लेकिन आप ये नोट कीजिए कि स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट में भी हम ज्यादा काम जो है वो पावर स्किल्स वाले करते हैं। टीम बनाओ, टीम को लीड करो, उनको ट्रेन करो, जो भी कुछ है। और जब लीड कर रहे हैं तब भी हम वो पावर वाले काम कर रहे हैं। जो टेक्निकल वाले काम हैं वो ज्यादातर हो रहे होते हैं प्लानिंग के अंदर। और बिजनेस वाले जो काम है, बिजनेस एक्विपमेंट वाले, वो आपके शुरू में आपको जो मैंने लेसन 1 बताया। इसी तरह जब हम जाते हैं सपोर्ट दी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो रही है। तो कुछ टेक्निकल वर्क है और कुछ पावर स्किल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और आखिर में क्लोजिंग द प्रोजेक्ट है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर और वो सब हिसाब किताब वो सब यहाँ पे हो रहा है। तो 6 लेसन के अंदर आपका पूरा कोर्स कवर होगा। और ये बहुत अच्छे लेसन बने हुए हैं, मगर मैं समझता हूं कि कुछ जगहों के ऊपर तफसीलात शायद थोड़ी कम हो, तो हम उनको वहां डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कौन सी चीज है। अच्छा, ये जो कुछ मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, यहाँ स्लाइडें जो हैं जो बनी हुई आपको नजर आएंगी, इनका एक खास अंदाज है, एक खास पैटर्न है। हर स्लाइड के ऊपर आपको कुछ सिंबल्स नजर आ सकते हैं। ये वो सिंबल्स होंगे। मिसाल के तौर पे प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए याद रख लीजिएगा कि ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। जिस स्लाइड पे आपको सिर्फ ये सिंबल नजर आए,
तो समझ जाइएगा इस स्लाइड पे दिया हुआ मटेरियल प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट के बारे में है। हम्म। अगर ये वाला सिंबल मिले तो ये एजाइल या एडाप्टिव है। अगर ये वाला सिंबल मिले तो ये हाइब्रिड है, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन। ऐसा भी मुमकिन है किसी स्लाइड के ऊपर दो सिंबल मिले आपको, प्रिडिक्टिव वाला और हाइब्रिड वाला। इसका मतलब है इस स्लाइड का जो कंटेंट है वो प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करता है, हाइब्रिड पे भी अप्लाई करता है। हो सकता है एक स्लाइड पे आपको ये एडाप्टिव और हाइब्रिड दोनों इकट्ठे मिले, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों चीजें उस पर अप्लाई करती हैं। एक तो ये बात होगी कि लाइफ साइकिल आइकन जो हैं ये वो तीन इस्तेमाल होंगे, और आपने इनके ऊपर नजर रखनी है जब मैं पढ़ा रहा हूं कि यार ये कौन सी चीज की बात कर रहा है। उसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी स्लाइड में तो ये वाला सिंबल, कॉशन वाला सिंगल सिंबल आपको नजर आएगा। अगर कहीं इंटरएक्टिविटी की जरूरत हो, कोई बात, कोई मतलब डिस्कशन, मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहता हूं, तो उस स्लाइड के ऊपर इंटरएक्टिव का सिंबल आपको मिलेगा। अगर कहीं कोई एक्सपर्ट जजमेंट की बात हो रही हो कि यहाँ पे आपने कोई जजमेंट करनी है या कुछ करना है, उसके बारे में कोई बातचीत हो, तो ये वाला स्केल आपको वहां पे नजर आएगा। अगर कोई टूल या टेक्निक डिस्कस हो रहा हो तो ये वाला निशान आपको नजर आएगा। अगर उसमें उस स्लाइड में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो ये वाला सिंबल नजर आएगा। अगर वहां पे आप तो चूंकि अकेले ही बैठे हुए हैं क्लास में, अगर दो चार लोग होते तो मैं आपको टॉपिक दे के छोड़ देता, अब आप डिस्कशन करें इस टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा सिंबल नजर आए तो उस टॉपिक पे डिस्कशन की जा सकती है। और जब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसकी आपको नोट्स लेने की जरूरत है, तो वहां पे नोट वाला ये वाला सिंबल आपको नजर आएगा। ये सिंबल जरा जहन में बिठा लीजिए, ये आपको स्लाइडों पे नजर आएंगे। अमूमन ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आएंगे। ये जो ग्रे वाली बार नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें नीचे की तरफ नजर आएगा। ये बार जरा बड़ी हो जाएगी, जैसे पीछे कुछ स्लाइडों के अंदर, यहाँ जैसे ये बड़ी सी बार आ गई ना यहाँ पर, तो ये जी देखिए जी जी। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ये सिंबल इधर इस साइड पे बने हुए होंगे। अच्छा, और क्या चीज है, एक और भी चीज है, कुछ स्लाइडों पे आपको ये बुक का निशान नजर आएगा बाएं हाथ के साइड पे। नेचुरली इसका कंट्रोल तो आपके पास नहीं होगा, ये एक हाइपर लिंक है जो मैं प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर रहा हूं, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूं, मगर इसको कहते हैं डेफिनेशन स्लाइडर। इसके अंदर आपको इस स्लाइड से मुतालिक किसी चीज की डेफिनेशन छुपी हुई है इसके अंदर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उस चीज की डेफिनेशन सामने आ जाएगी। अब वो क्या चीज होगी, वो चीज आपकी स्लाइड में इस तरह ब्लू रंग में जाहिर होगी। जैसे यहां लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहां है, और मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ गई जनाब आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक हो गया जी। अगर आपको किसी स्लाइड में ये वाला सिंबल नजर आए और मैं आपको वो डेफिनेशन ना दिखा रहा हूं, तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि सर इस स्लाइड में स्लाइडर लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी आप जरा क्लिक कर दें और डेफिनेशन दिखा दें हमें, तो वो फिर हम आपको वो भी दिखा देंगे। ठीक हो गया जी। जी इसके अलावा इस पूरी जो कोर्स है, इसमें हम एक प्रोजेक्ट केस स्टडी लेके चलेंगे, बार बार इसको रेफर किया करेंगे। मैं वो केस स्टडी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको रीड कर लीजिएगा। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है तो वो फिक्शनल स्टोरी, मतलब कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं है। उसका नाम रखा गया है शॉपे लाइफस्टाइल सेंटर, SLC। अब आप कहेंगे SLC तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होती है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन असल में जहां SLC का लफ्ज इस्तेमाल हो तो हमारा मतलब होगा हमारी केस स्टडी जिसका नाम है शॉपे लाइफस्टाइल सेंटर। इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ये साहब हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हुए हैं। इनका नाम एंग फैन है, और इनके साथ आपको इंटरेक्ट करना होगा। इनके कुछ सवाल होंगे, जवाब होंगे, कुछ मसले मसाइल होंगे, वो हम स्लाइडों में इनके साथ डिस्कस करेंगे या इनके मसले रिजॉल्व करेंगे। और इसके अलावा भी करेक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का करेक्टर भी है, प्रोडक्ट ओनर का करेक्टर भी है, और डिफरेंट किस्म के टीम मेंबर्स भी हैं। तो वो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा कौन कौन लोग हैं और उनके साथ कैसे आपने इंटरेक्ट करना है। एनीवेज, ये केस स्टडी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, तो फिर आप इस केस स्टडी को एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर जब कभी भी इसका जिक्र आए तो फिर हम उसको रेफर करेंगे। ये बता दूं कि ये केस स्टडी इज अबाउट अ हाइब्रिड प्रोजेक्ट।
हाइब्रिड प्रोजेक्ट होता है जिसमें प्रिडिक्टिव और एजाइल मिक्स होता है। मतलब यह है कि ऊपर से तो प्रोजेक्ट प्रिडिक्टिव तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन जो निचले लेवल पे काम हो रहा होता है वो एजाइल तरीके से हो रहा होता है। तो ये है जनाब आली आपका इंट्रोडक्शन टू दिस, और ये जो आपका लेसन 0 था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आप चाहें तो एक छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं। कितनी लंबी ब्रेक चाहिए आप? सर जैसे आप कहेंगे। आप देख लें, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, आप भी थक गए होंगे, तो कितना आपको ब्रेक चाहिए? 10-15 10 मिनट मिनट? काफी है। दस दस मिनट मिनट बहुत है। काफी है। चलें जी, ये योर 10 मिनट ब्रेक स्टार्ट्स नाउ, और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी ठीक है सर।